नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुलाम हिंदुस्तान में आज़ादी का ख्वाब देखने वाले शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की कहानी का 5वां एपिसोड। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलियांवाला बाग की शहीदों के खून से सनी मिट्टी को भगत सिंह अपने साथ ले आए थे और शहीदों के खून की एक तरह से वो पूजा करने लगे थे और भगत की इस पूजा में उनके भाई बहन भी शामिल थे। एक दिन अपने सारे बच्चों को सरदार किशन सिंह ने शहीदों की खून से सनी मिट्टी की पूजा करते हुए देख लिया। किशन सिंह को ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ और अपने बच्चों के पास जाकर उनसे पूछा, क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इस बोतल में क्या है और तुम सब हाथ क्यों जोड़ रहे हो इस बोतल को? अचानक पिता किशन सिंह की आवाज सुनकर सभी बच्चे चौंक गए, लेकिन भगत सिंह के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। लेकिन उससे पहले कि भगत अपने पिता किशन सिंह को कुछ जवाब दें, उससे पहले भगत की छोटी बहन अमर कौर बोल पड़ी, बाबूजी, हम सब शहीदों के खून की पूजा कर रहे हैं। बेटी अमर कौर के मुंह से ये बात सुनकर किशन सिंह ने चौंकते हुए पूछा, शहीदों का खून? ये तुम क्या बोल रही हो अमर? भगत को अपनी बहन अमर कौर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी पोल ना खुल जाए इस डर से भगत सिंह ने बात को घुमाते हुए पिता किशन सिंह से कहा, अरे कुछ नहीं बाबूजी, ये अमर तो पागल है, कुछ भी बोलती है। इतना कहने के बाद भगत ने झट से शहीदों के खून वाली मिट्टी की बोतल को उठाकर अपनी जेब में डाल दिया, लेकिन किशन सिंह ने भगत की जेब में हाथ डालकर बोतल को निकाल लिया और गौर से उस बोतल में भरी मिट्टी को देखते रहे। कुछ देर तक बोतल की मिट्टी को देख लेने के बाद किशन सिंह को यह समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो ये काम भगत ही का था। उससे पहले कि किशन सिंह भगत से उस बोतल के बारे में कोई सवाल करें, भगत के भाइयों और बहनों ने भगत के जलियांवाला बाग पैदल जाने वाला किस्सा पिता किशन सिंह को बता दिया। पूरी बात सुन लेने के बाद भगत सिंह पर गुस्सा होने की बजाय किशन सिंह की आंखें भर आई। उन्होंने भगत को गले लगा लिया और उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, भगत मेरे बच्चे, मैं तेरे जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तू बहुत छोटा है। उन गोरे फिरंगियों से लड़ने के लिए तुझे शरीर और दिमाग दोनों से मजबूत बनना होगा। पिता किशन सिंह की बात सुनकर भगत बोल पड़ा, लेकिन बाबूजी, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। 12 साल के भगत का जवाब सुनकर किशन सिंह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि उनके बेटे भगत के मन में क्रांति की जो मशाल जल रही थी वो कोई मामूली मशाल नहीं थी। पिता किशन सिंह खुद एक क्रांतिकारी थे, इसलिए भगत के मन की अवस्था को अच्छे से समझ सकते थे। दिन बीत रहे थे। ये वो दौर था जब पूरा भारत गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन के लिए एकजुट हो रहा था। भगत सिंह भी तब तक 14 साल के हो चुके थे। एक तरफ भगत सिंह का समय आंदोलन के चलाए जाने वाली रैलियों में बीत रहा था, तो दूसरी तरफ भगत का ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बीत रहा था। बीतते हुए वक्त के साथ गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन भी तेज होते जा रहे थे। तभी एक दिन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। सन 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा के मुताबिक हर हिंदुस्तानी को फिरंगियों द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार करना था। उस दौर में भारत में सबसे ज्यादा विदेशी कपड़ों का बोलबाला था। विदेशी कपड़ों की बिक्री से ब्रिटिश हुकूमत को अच्छी खासी आमदनी होती थी। गांधी जी के आदेश पर भारत के कोने कोने में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़ों को आग के हवाले किया जाने लगा। दूसरी तरफ लाहौर में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुले आम शहर के बीचों बीच चौराहे पर अंग्रेजी सामान की होली जलाने की योजना बनाई और एक दिन सुबह सुबह लाहौर शहर के बीचों बीच सब लोग इकट्ठा होने लगे।
इस काम में सबसे आगे थे 14 साल के भगत सिंह। उस दिन भगत सिंह ने ना सिर्फ अपने विदेशी कपड़ों को आग लगा दी, बल्कि ढेर सारी सरकारी किताबों को भी आग के हवाले कर दिया। भगत सिंह का इस तरह सरकारी किताबों को जला देना कोई मामूली बात नहीं थी। ये फिरंगियों से सीधी सी बगावत थी। जिसने भी भगत सिंह को ये करते हुए देखा था, उसके होश उड़ चुके थे। यहीं से 14 साल के भगत सिंह मशहूर होने लगे। जगह जगह भगत सिंह के किस्से और चर्चे सुनाई देने लगे थे। यहाँ तक कि भगत सिंह के पोस्टर पंजाब के गांवों और शहरों की दीवारों पर चिपकाए जाने लगे थे। एक तरह से कहा जाए तो 14 साल की उम्र में भगत सिंह पोस्टर बॉय बन चुके थे। साथ ही साथ एक तरह भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन का एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। आंदोलन के लिए चलाई जाने वाली हर गतिविधि में भगत सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे। उस दिन भगत बड़े दिनों बाद लाहौर से अपने गांव गए। पूरा परिवार बड़ा ही खुश था। रात के खाने के बाद जब पूरा परिवार घर के आंगन में फुर्सत के पल बिता रहा था, तब माँ विद्यावती ने भगत से पूछा, भगत, सुना है तूने विदेशी सामान की होली में सरकारी किताबों को भी जला दिया, क्या ये सच है? माँ विद्यावती की बात सुनकर भगत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ उस वक्त कोई फिरंगी आसपास नहीं था माँ, नहीं तो उसका भी अंतिम संस्कार कर देता मैं। भगत सिंह की बात सुनकर पूरा परिवार ठहाके लगाकर हंसने लगा, लेकिन माँ विद्यावती का दिल घबरा रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा क्रांति के जिस रास्ते पर चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक और डरावना था। आखिरकार खाना खाने के बाद पूरा परिवार सोने के लिए चला गया। रात बीत चुकी थी और सुबह होने लगी थी। सूरज का गुनगुना प्रकाश फैलने लगा था। भगत सिंह अभी आराम से नींद की आगोश में तसल्ली से सो रहे थे कि पिता किशन सिंह की आवाज से भगत की नींद टूटी। किशन सिंह ने भगत सिंह को आवाज देते हुए कहा, भगत, लाहौर से तेरे दोस्त तुझे मिलने आए हैं। आमतौर पर भगत सिंह से मिलने उनके दोस्त घर पर नहीं आते थे, और वैसे भी भगत सिंह को लाहौर से अपने गांव आए 24 घंटे भी नहीं बीते थे। ऐसे में दोस्तों का इस तरह घर पर आना किसी गंभीर घटना का संकेत था। अभी अभी नींद से जगे भगत कमरे से बाहर की तरफ अपने दोस्तों की तरफ भागने लगे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? कौन थे वो दोस्त जो अचानक भगत सिंह से मिलने सुबह सुबह उनके घर पर पहुंचे थे? इस तरह अचानक भगत के दोस्तों का घर पर पहुंचना किसी बुरी घटना का संकेत तो नहीं था। भगत को फिर से अगर लाहौर जाना पड़ा तो क्या माँ विद्यावती अपने भगत को लाहौर जाने की इजाजत देगी? ये सब जानने के लिए आप बने रहे मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ, और सुनना ना भूलें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देने वाले शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।